नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। ज्योतिष में हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं और उनको जानने का 2 सिद्धांत है। एक अंकशास्त्र अथवा फलित ज्योतिष, जिसे अंक ज्योतिष या फलित ज्योतिष भी कहते हैं। तो फलित ज्योतिष जो है, वह आपके जन्म कुंडली के द्वारा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ इत्यादि से, टाइम से, जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ, उन सभी से हमने एक कुंडली बनाई। कुंडली में कुछ ग्रह बैठे हैं, कुछ राशि विशेष में बैठे हैं। उसको देखकर आपका जैसा प्रश्न हो, उस अनुसार हम सभी बातों को जान सकते हैं। दर्शकों, इसी जन्म कुंडली से आपका विवाह होगा कि नहीं होगा, होने के बाद, विवाह के बाद मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तथा मैरिज लाइफ में फिर कभी भी, जिसे कहते हैं हम तलाक, क्या इसके योग बनते हैं? और बनते हैं तो कब वह तलाक होने के बाद क्या पुनः दोबारा से उस जातक या जातिका का विवाह होगा कि नहीं, यह भी हम सप्तम भाव से जान सकते हैं, इस जन्म कुंडली से जान सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हमारे सनातन धर्म में यह तलाक शब्द, यह हम डिवोर्स शब्द है ही नहीं। साथ तो जुड़ता है, तो 7 जन्मों के लिए जुड़ता है। तो ज्योतिष का योग जो है, वो पूर्व जन्म की ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है। तो पहले के योग में ऋषियों को कैसे पता चल गया कि आगे भविष्य में तलाक होगा, उसके लिए योग बना दिए। देखिए, सप्तम भाव में कुछ कह सकते हैं हम तलाक के योग, ऐसा कर कोई भी किसी भी ज्योतिष की पुस्तक में तलाक के योग या डिवोर्स के योग करे कोई भी सूत्र, कोई भी योग नहीं मिलता। तब सूत्र कैसे बनता है, पहले ये समझिए, तब आपको आगे बतलाते हैं। दर्शकों, जो विवाह का स्थान होता है कुंडली में, वो होता है सप्तम भाव। अब कुंडली के में जो है, आप किस प्रकार से समझ सकते हो कि विवाह के बाद मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, इसके लिए आप सप्तम स्थान को देखिए, सप्तमेश को देखिए। कुंडली में गुरु और शुक्र की गुरु और शुक्र की स्थितियों को देखिए। क्या सप्तम भाव में पापक ग्रह बैठे हैं कि शुभ ग्रह बैठे हैं? सप्तम भाव पर कितने पापक ग्रहों की दृष्टि है तथा कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है? फिर सप्तमेश, यानी इस 7वें भाव के जो स्वामी बनते हैं, वह कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं? छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं। तो ऐसा जातक को विवाह के बाद कुछ दिक्कतें अवश्य मिलेगी कि लग्न में 4थे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, दूसरे भाव में, भाग्य भाव में, ज्ञान भाव में, पराक्रम भाव में, इन भावों में बैठे हैं। तो जीवन का दोनों भाव कह सकते हैं, यानी लग्न में, सुख में, दशम में, भाग्य में बैठे तो अच्छा, तृतीय में, 12वें में, पंचम में बैठे तो कुछ खराब। इस सप्तम भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्र बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, कौन कौन ग्रह बैठे हैं? पापक ग्रह हैं कि शुभ ग्रह हैं, वे भी अपना प्रभाव डालेंगे। फिर कुंडली में गुरु और शुक्र की क्या स्थिति है, यह भी देखिए। दर्शकों, ज्योतिष का सूत्र कहता है कुंडली के सप्तम भाव में अकेला गुरु बैठा हो या अकेला शुक्र बैठा हो, कोई भी ग्रह अकेला बैठा हो, सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत कोई भी ग्रह अकेला बैठता है इस सप्तम भाव में, तो वह उस भाव को नष्ट करता है, यानी सप्तम भाव में परेशानी रहता है, जिससे कि आपका मैरिज लाइफ थोड़ी उथल पुथल हो जाती है। अब फिर यहीं पर हम यदि देखें कि इसी सप्तम भाव में एक शुभ राजयोग बन जाए और सुख भाव के स्वामी की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो वह एक जो अशुभ योग बना था वह कट जाएगा। बाकी के जो जो शुभ योग है वह अपना प्रभाव सप्तम भाव पर देंगे। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत मिलेगी, किंतु तलाक की बात नहीं आती। जब सप्तम भाव पूरी तरह से पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव से पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह देखे ही ना, सप्तमेश की स्थिति बिल्कुल पीड़ित हो जाए, शुभ ग्रहों का सप्तम भाव से लेना देना ही कोई ना हो, शुक्र और गुरु भी सप्तम भाव को ना देखे, तब ऐसी स्थिति में उस जातक के विवाह के बाद अनेकों परेशानी मिलती रहती है। दर्शकों, जब यह वैदिक ज्योतिष बना तो उस समय, बहुत प्राचीन समय में, आज का नहीं बना, बहुत प्राचीन समय में हमारे सनातन धर्म में एक रिवाज था कि जब जिसके घर डोली चली गई, उसके घर से फिर अर्थी ही वापस आती थी। कोई जो है वह तलाक लेकर या डिवोर्स लेकर वह लड़की अपने घर वापस नहीं आती थी, बहुत प्राचीन समय में। किंतु अब है कि थोड़ा भी खटपट हुआ, तुरंत डिवोर्स लिए चले आए घर, दूसरा विवाह कर लिए। ये अब जाकर बना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले विवाह जिसके साथ हो गया उसी के साथ रहना ही है, चाहे हंसी से रहो, चाहे रो कर रहो, चाहे जैसे मन तैसे रहो, रहना उसी के साथ है। इसी में अब हमें सुख, भाई देखो, जब मन नहीं मिलेगा, पापक ग्रहों की युति रहेगी सप्तम भाव में, तो परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। तो वह जीवन जो होता है कष्ट से बीतता है, वह जीवन कष्ट से बीतता है विवाह के बाद। शायद रहते रहते यदि किसी शुभ ग्रहों की कहीं से दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, तो पहले तो कष्ट मिलेगा, फिर रहते रहते वहां पर कुछ सालों बाद तब जाकर जो है आपका सम्मान होने लगता था। किंतु किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तब, और किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है तब, कई कई स्त्रियां, लड़कियां होती हैं जो कि विवाह में ही, माफ कीजिएगा, ससुराल में ही अपने प्राणों को हर लेती है। तो सप्तम भाव अत्यंत पीड़ित हो जाए,
सप्तमा जो सप्तमेश हो, कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हो, वे पीड़ित हो जाए, शुक्र और गुरु सप्तम भाव से कोई मतलब ना रखे, तब आप एक प्रकार से कह सकते हो यह तलाक के योग बनते हैं। दर्शकों, अब मान लीजिए कोई गया 2-3 महीने बाद ही या किसी 2-4 साल बाद ही किसी न किसी कारण से मतभेद हुआ और तलाक हो गया, तो क्या पुनः उसका विवाह हो सकता है कि नहीं? यह कुंडली में कैसे देखें? तब पुनः आप इस सप्तम भाव को देखिए। जैसा कि मैंने कहा, देखिए इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ यह हम एक मानसिकता की अपना एक अनुभव, एक तर्ज रख सकते हैं कि इस सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि बन जाए। सप्तमेश जो 7वें भाव के स्वामी हो, वे द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठ जाए, अथवा पुरुष की लड़के की कुंडली में शुक्र द्विस्वभाव राशि में बैठा हो और लड़की की कुंडली में गुरु, क्योंकि पति का कारक गुरु होता है और स्त्री का कारक शुक्र होता है, तो शुक्र द्विस्वभाव में राशि बैठे तो लड़की की कुंडली में, और लड़की की कुंडली देख रहे हो तो गुरु द्विस्वभाव राशि में बैठे, तब ऐसी स्थिति में जातक का पुनः डबल विवाह होता है। दर्शकों, अब यहीं पर एक बात, कोई कोई 3-4 भाई, तो देखिए वैसे तो शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि तुम इतने के भी योग देखने हैं, तब सप्तम भाव में डबल राशि बनी हो, द्विस्वभाव राशि बनी हो, सप्तमेश भी द्विस्वभाव राशि में बैठे हों और शुक्र या गुरु भी द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए, तीनों ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो, तो ऐसी अवस्था में जातक के 3 से 4 विवाह भी देखे गए हैं। किसी न किसी कारण, चाहे पत्नी की मौत हो जाए, चाहे छोड़कर चली जाए, चाहे डिवोर्स हो जाए, चाहे मतभेद हो जाए, किसी न किसी कारण से 2 से 3, 3 से 4 ऐसे विवाह भी जातक के होते हैं। अब दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि ये सूत्र कहीं पर लिखे नहीं है, कहीं पर पाए नहीं गए हैं प्राचीन पुस्तकों में। हाँ, आज जो आधुनिक ज्योतिष है उनमें भले ही लोग लिख कर अपने मन से की पुस्तक छपवा कर दे रहे, किंतु जो प्राचीन है, जैसे कि हम 12 मिहिर जी की पुस्तक ले लें, भृगु संहिता ले लें, इन सभी जगहों पर किसी भी प्रकार के ऐसे सूत्रों की चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर द्विस्वभाव राशि में ग्रह बैठे तो ऐसे जातक का विवाह से संबंधित 2 संबंध बनते हैं। तो आप समझ सकते हो दर्शकों, और तो मुझे नहीं लगता, तलाक का बतला दिया, पुनर्विवाह कैसे था, इन सूत्रों को बतला दिया। तो यदि आप कुंडली देखो, कुंडली में कुछ इस प्रकार से योग बने और आगे उन्हीं ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर्दशा आने वाली हो, किंतु एक बार मैं फिर कहूंगा कि यदि अच्छे से गुण मिलाकर शादी विवाह हो, विधिवत गुण मिलान करके, कुंडली मिलान करके, अब कुंडली कैसे मिलान करते हैं? सिर्फ अष्टकूट मिलान मत कीजिए, अष्टकूट मिलान करने से कुछ नहीं होगा। विधिवत पूरी तरह से कुंडली मिलान करके यदि बच्चों का विवाह किया जाए तो मुश्किल ही होता है कि उनका विवाह टूटे, उनका जो आपस में तलाक हो। अब कुंडली मिलान कैसे करते हैं, इसके लिए आपको नीचे आए बटन में एक लिंक मिल जाएगा कुंडली मिलान का। हमने 2 वीडियो बनाया है, एक जो बेसिक होता है कम से कम उतना हो ही, और एक जो विधिवत होता है कि नहीं, ये शास्त्र ने कहा कि इतना जो है कुंडली मिलान करते समय मिलान करना चाहिए। तो उन दोनों वीडियो को आप देखिएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा और आप जानोगे भी कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए। सिर्फ अष्टकूट मिलान करने से कुंडली मिलान नहीं होता। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस सूत्र को समझा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।